कॉपरेशन पर कंसंट्रेट करना था। आप विषय पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो समझाने वाले नहीं बन पाए। इधर उधर के प्रश्न आपने ना तो करने का ना दूसरों से कराने का। हम जिस प्रकार का विचार, क्योंकि ज्ञान तो भरपूर है ना, उसमें हम समाज को एक संघ बनाने के लिए, एक जाति व्यवस्था के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए हमें कुछ तो नीतियां बनाना पड़ेगी, कुछ तो डिसिप्लिन रख के चलना पड़ेगा। और उसको ध्यान में रख के हमने ये विषय को नियोजन किया है। हमने इतिहास को, एंशिएंट हिस्ट्री को हमने ज्यादा टच नहीं किया, क्योंकि वो भी डिस्प्यूटेड है और अधिकांश भड़काऊ बातें उसमें ज्यादा हो जाती है, इसलिए हमने एंशिएंट हिस्ट्री को ज्यादा टच नहीं किया। जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, पर लेकिन हमने अशोक से शुरुआत किया है कि अशोक ने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जिसने वर्ण व्यवस्था को नष्ट कर दिया था, एनिलेट कर दिया था। ब्राह्मण एज ए फिलोसफर जिंदा रह गया था, ब्राह्मण एज ए सिस्टम वो टूट गया था, जिसका वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से सिस्टम चला आ रहा हो, वो अशोक ने तोड़ दिया हो, कमजोर कर दिया हो, क्योंकि वो विषमता फैलाता था, वैमनस्यता और द्वेष फैलाता था, ऊंच नीच छोटा बड़े की भावना फैलाता था। ब्राह्मण श्रेष्ठ है के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय बाजुओं से, पेट से, जंगा से, इस प्रकार से उसकी अलग फिलॉसफी थी। ये रीजनेबल या कहना कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर खरी नहीं उतरती। और अशोक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था और वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति था। आज जितने भी वर्ल्ड के फिलोसफर हैं, एक जितने वर्ल्ड के महान शासक हुए हैं, वो एक तरफ, और इन सब में श्रेष्ठता सिद्ध होती है अशोक की। अशोक की सभी सम्राटों में उसकी श्रेष्ठता, सभी शासकों में उसकी श्रेष्ठता हुई है। और जो डेमोक्रेसी, वेलफेयर स्टेट की बातें करने वाले छोटे बड़े खोटे करे जितने भी शासक हुए हैं, उनमें अशोक की श्रेष्ठता इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुई, एस्टेब्लिश हुई है। इसलिए उस पर प्रश्न चिन्ह करने का तो ये बात है कि आप माइथोलॉजी के शिकार हैं, आप परंपरागत सोच में डूबे हुए हैं, रेशनल थिंकिंग के शिकार, रेशनल थिंकिंग अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। इसलिए थिंकिंग स्किल के टूल्स का वापर करना चाहिए। जो अभी अभी हमने 5 दिन टूल्स दिए हैं, उनका वापर किए होते तो शायद क्वेश्चन इधर उधर भटकाव के नहीं आते। अशोक ने किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था को नष्ट किया, कैसी वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था कैसी थी, इसके लिए समझाने के लिए फिर आपको 2 घंटे 4 घंटे लगेंगे। छोटी बात तो नहीं है। आप प्रश्न इतना बड़ा करेंगे, और जबकि हम चाह रहे थे कि सब्जेक्ट के आधार पर पूछना चाहिए था कि भाई अशोक के समय में कॉपरेशन कैसा था, कैसे रिफ्लेक्ट होता था, कितना लेवल पर कॉपरेशन हो सकता था, उसकी डिग्री ऑफ मापदंड क्या थी, इस तरह के क्वेश्चन आते। उसने पॉलिसी किस प्रकार से अडॉप्ट की जिससे कॉपरेशन डेवलप हो गया, उसने कौन कौन से शासन यंत्रणा का उपयोग किया जिससे कि कॉपरेशन बना, द्वेष मिटा, विषमता मिटी, विभिन्नता मिटी। लोग अलग अलग जाति के साथ साथ अलग अलग भाषाओं के जानकार थे। अशोक ने एक भाषा का निर्माण किया, शासकीय एक ही भाषा होगी जो ब्राह्मी लिपि के रूप में, वो देवनागरी की नहीं है, ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी से संस्कृत बनती है, और अशोक का सिस्टम ब्राह्मी भाषा से बनता है जिसे अशोक की लिपि कहते हैं। ब्राह्मी लिपि भी नहीं बोलना चाहिए, इतिहासकारों ने उसे अशोक लिपि बोला है, और मद्रास और पूना के ब्राह्मणों ने उसका नामकरण ब्राह्मी लिपि कर दिया। अशोक के समय की जो भाषा है, तो लिपि तो अलग है, संस्कृत से अलग हटकर है। वो लिपि हमारी आदि संस्कृति सभ्यता से जुड़ती है, और इसीलिए अशोक उस लिपि को पूरे भारत में, भारत के बाहर तक फैलाने में कामयाब हुआ। एक भाषा में ही हमको गुजरात में वही शिलालेख मिलते हैं उसी भाषा में, तो वो हमको दक्षिण में मैसूर में भी मिलते हैं उसी भाषा में। हिमालय की तराई में कश्मीर में मिलते हैं, तक्षशिला में मिलते हैं, तो वहाँ पटना में भी मिलते हैं ब्राह्मी लिपि जिसे कहते हैं, जो अशोक लिपि। अशोक ने अपने शिलालेखों में इस लिपि का नाम अशोक लिपि बोला है, इतिहासकारों ने उसे अशोक लिपि बोला। और जब तक इसका नामकरण नहीं हुआ तब तक इस लिपि का नाम अशोक लिपि कहा जाता था,
क्योंकि अशोक का उत्खनन में अशोक के वो शिलालेख सिद्ध हो गए हैं, इसलिए उसका लिपि का नाम ही अशोक लिपि पड़ा है। लेकिन लिटरेचर पढ़ने वाले, आर्कियोलॉजी के विद्वान लोग, प्रशासन में काम करने वाले लोग, तो अधिकांश ब्राह्मण थे अंग्रेजों के अलावा, तो उन्होंने अपने तरीके से उस भाषा को एस्टेब्लिश कर दिया और उसका नाम ब्राह्मी लिपि दे दी। अब ये इस तरह की बातें अशोक के समय को डिस्कस होना चाहिए था। अशोक के समय पे माइथोलॉजिकल डिस्कशन आपने ज्यादा करने की कोशिश की। एकलव्य की बात कैसे होगी, रामायण की बात कैसे, कोई तालमेल नहीं है ना इन विचारों से। क्योंकि रामायण, ये वाल्मीकि रामायण, ये तो मनुस्मृति के बाद की रचना है। ये इतिहासकारों ने, भाषा विज्ञान के लोगों ने इसे सिद्ध किया है। ये 200 से 400 साल, मतलब ईसा से 200 साल पूर्व से लेकर 200 साल बाद तक, यानी अशोक के बाद की रचना है। गीता भी इसी पीरियड की रचना है। पर ये रचनाएं हुई क्यों? मनुस्मृति के बाद ये रचनाएं क्यों हुई? एक नरेटिव में आप लोगों को सामने रखा कि मनुस्मृति को सिंप्लीफाई और विषमता को परपेचुएट करने के लिए, उसे जन्म जन्मांतर जीते रहने के लिए रामायणों की रचना हुई, कहानी किस्सों की रचना हुई, महाभारत की रचना। महाभारत मनुस्मृति से पहले का नहीं है। हमारे लोग जो इतिहास के बारे में, जो आज का महाभारत है वो मनुस्मृति से पहले का नहीं है। ये तो अभी 700-800-500 साल पहले के अंदर ही, और अभी अभी उसमें संशोधन करके इसी 20वीं और 21वीं शताब्दी में ही लिखने की प्रक्रिया बढ़ रही है, और वो अपने सब ग्रंथों को प्यूरिफाई करके हमारे सामने अलग ढंग के प्रस्तुत कर रहे हैं, अलग ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि हम नहीं समझ सकें। अभी विवेकानंद के बारे में एक छोटा सा है, ये तो अभी 1902 के आसपास वो गुजर गए थे, ज्यादा पीरियड नहीं रहे। 1863-64 के आसपास पास हुए और ये 1902 में मतलब एक्सपायर हो गए, लगभग 39 साल के आसपास की उम्र में। लेकिन उसके जो स्पीचेज हैं उसमें देखेंगे तो वो नेकेडली, बिल्कुल नंगे के तरीके से मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मण संघ की रक्षा करने के लिए, जाति व्यवस्था की रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ। इसलिए उसे ब्राह्मणों ने पिकअप कर लिया। ब्राह्मण व्यवस्था के प्रति विद्रोह नहीं था, बल्कि ब्राह्मण धर्म को इस अंग्रेजों के व्यवस्था से बचा के कैसे रखा जाए और उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, ये पूरे के पूरे अशोक विवेकानंद के कलेक्टिव वर्क से, उसके जितने भी 7-8 वॉल्यूम है उससे मालूम पड़ता है। तो इन्होंने ये नरेटिव बाद में डेवलप किया। रामायण भी ये कहते हैं, कुछ विद्वानों का ही रिसर्च है कि पुष्यमित्र शुंग राम का प्रतिरूप बने और फिर रचनाएं हुई। तो मनुस्मृति के सिद्धांतों को लागू करने के लिए ये दूसरी रचनाएं हुई। और अभी 15वीं-17वीं शताब्दी में तुलसीदास की रामायण आई। ये भी ब्राह्मणवाद से, अंग्रेजों के समय में अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने के लिए ये तुलसीदास की रामायण लिखी गई। तो ये अलग अलग काल में ये नरेटिव या विवरण, जो मूलभूत सिद्धांत हैं जिसको उन्होंने फंडामेंटल माना है, फंडामेंटल जो उनके प्रिंसिपल हैं, वेदों के बाद अगर कुछ बात आती है तो मनुस्मृति उसमें सबसे बड़ा ग्रंथ होता है। और मनुस्मृति के डिफेंस करने के लिए ये तमाम प्रकार के ग्रंथ लिखे गए, चाहे रामायण हो या महाभारत हो, और उनको विश्वासों के साथ जुड़ा। इसे मैं कह सकता हूं कि इन्वेस्टमेंट ऑफ द फेथ एंड सुपरस्टिशंस इन कास्ट या कास्ट सिस्टम। जिस तरह से हम बोलते हैं कि जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? थिंकिंग स्किल। थिंकिंग स्किल इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। तो उनका सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। कहीं किसी का कोई इतिहास डेट नहीं मिलती है।
आप देखेंगे, आप विदुर नीति लिखी गई, याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी गई, शिव पुराण लिखा गया, विष्णु पुराण लिखा गया, आपको इसमें डेट नहीं मिलेगी। एक तरह से डेट अनुमान लगाए गए, विद्वानों ने उसे अनुमान लगाया, इसके हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये मनुस्मृति नाम के ग्रंथ के सपोर्ट को या विषमता की व्यवस्था जिन्होंने बनाई, 4 वर्ण की व्यवस्था बनाई, वो कहीं कमजोर ना है, उसे मजबूत करने के लिए ये उपनिषद और स्मृतियां आती गई। ये इसके अभी इसमें एक इस्लाम पीरियड का क्वेश्चन आया था कि भाई उनके समय में क्या स्थिति थी। जो भी यहाँ पर अंग्रेजों को भी देखिएगा, उन्होंने शासन प्रशासन में अधिकांश ब्राह्मण ही बैठे। मुसलमानों के जितने भी बड़े राजा हुए, चाहे अकबर लीजिए, जहांगीर लीजिए और लोधी सल्तनत वगैरह लीजिए, सारे इसमें जो राजकाज करने में सहयोग करने वाले ब्राह्मण ही थे। अशोक के सेनाओं में भी बहुत सारे लोग क्षत्रिय और ब्राह्मणी मतलब उनके साथ थे। तो ये हमें एक लॉजिक से हम जाएंगे ना, तो हम कभी भी रास्ता ढूंढने वाले नहीं बन पाएंगे कि लॉजिक इज नॉट एडुकेट मीन्स, लॉजिक इज इनएडुकेट, अपर्याप्त है। इसीलिए तो हम थिंकिंग स्किल लाए, क्योंकि ट्रेडिशनल वे से हम काम करते हैं तो आई एम राइट यू आर रॉन्ग, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, ये क्वेश्चन होके भाई नहीं इस विचार का ऐसा मतलब है, दूसरा नहीं इसका मतलब ऐसा है, आप बहस करते रहोगे, निष्कर्ष कुछ नहीं ले पाओगे। 2 कदम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, 2 कदम भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट आप आगे नहीं बढ़ा पाओगे, इस बहस में पड़े रहोगे। इसलिए हमने जो आपको एक सिद्ध करने की कोशिश की है, और उसमें हमने बहुत बड़ा प्रश्न सब्जेक्ट लिया कि कॉर्पोरेशन इज अनदर नेम ऑफ अंबेडकर। कि और आपको मैंने भी पिछले अपने वक्तव्य में बार बार बोला, अगर जिनको कुछ सीनियर लोगों को मालूम होगा कि कास्ट का विलोम शब्द क्या है। कास्ट का विलोम शब्द हमने ढूंढा और कॉर्पोरेशन को कास्ट का विलोम शब्द स्थापित किया। आप देखेंगे कास्ट अगर ये कॉर्पोरेशन खत्म होता है तो बिखराव पैदा होता है, द्वेष पैदा है, जलन होता है, वो सारे के सारे एंटी कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन को नष्ट करके इस कास्ट को बनाया गया, फिर से वर्ण व्यवस्था की जड़न घड़न की गई। अशोक के समय में जो वर्ण व्यवस्था थी, लोग उसको थोड़ा सा रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, नहीं वो तो प्रोफेशनल आधार पर थे, जो प्रोफेशन के आधार पर जातियां थी, हम उस बात में नहीं पढ़ते। वर्ण व्यवस्था तो थी पर उसमें ऊंच नीच की भावना तो थी, और वो जन्म के साथ फिक्स हो रही थी। जन्म के साथ विषमता अगर फिक्स होती है, प्रोफेशन फिक्स होता है, ये तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाले को गवारा नहीं होगा कि भाई ये तो मैं विषमता तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ये विषमता, जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहेगा वो विषमता को उपयोगी नहीं समझेगा। जो केवल कुछ लोगों का ही शासन रहे, बाकी सब लाचार रहे, वो विषमता को प्रोत्साहन देंगे, विषमता को मान्यता देते हैं। इस तरह से इक्वलिटी फॉर जस्टिस, इक्वलिटी फॉर, इस प्रकार के जो मनुवादियों के संगठन बने, नॉन शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन, एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट, ये तमाम जो है ना, ये थोड़े से थोड़े लोगों के हित के लिए ये विषमता को बनाए रखना चाहते हैं, वैमनस्यता को बनाए रखना चाहते हैं, भाईचारा और करुणा मैत्री प्रेम डेवलप नहीं देना चाहते। तो इससे एक बात हमने देखा कि ये हमारे अंदर का कॉर्पोरेशन नष्ट करके इन्होंने कास्ट का जड़न घड़न किया है। इनके अंदर द्वेष कैसे पैदा होगा, मत्सर कैसे पैदा होगा, घृणा कैसे पैदा होगी, एक दूसरे के लिए लड़ते झगड़ते कैसे रहेंगे, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा मैकेनिज्म डेवलप किया। और मैकेनिज्म डेवलप करते समय जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, एक तो उसका मर्डर किया, और जो कुछ बलाढ्य लोग थे, शक्तिशाली, जो फिजिकली चैलेंज भी फेस कर सकते थे, क्योंकि मिलिट्री में भी लोग थे, तो उनसे अस्त्र शस्त्र छीन लिए। अस्त्र शस्त्र छीन लेने से तो अब फौज के सामने बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं लड़ा जा सकता।
तो उन्होंने दूसरा पीसफुल रास्ता दिया, ठीक है आप हमसे शस्त्र लड़ना नहीं तो हम तो अपने बच्चों को दूसरी जगह पढ़ाएंगे। तो उन्होंने पढ़ने का अधिकार छीन लिया और देखा कि भाई पढ़ने का गर्व क्यों करते, क्योंकि इनके पास संपत्ति है, तो उन्होंने हमसे संपत्ति का अधिकार भी छीन लिया। आत्मरक्षा का, संरक्षण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और ये संपत्ति का अधिकार, ये बलात् छीने हैं, फोर्स्ड इग्नोरेंस, फोर्स मतलब बलात् तरीके से हमसे संपत्ति का अधिकार छीना, बलात् तरीके से ही आत्मरक्षा का अधिकार छीना। केवल सादा कानून बनाने से बात नहीं, और इसको बनाने के लिए फिर उन्होंने कहानियां, किस्से को ग्रहण किया और उसमें रामायण और महाभारत की कहानी, विषमता और वैमनस्यता को टिकाए रखने के लिए कहानी किस्से का लिया और आत्मा परमात्मा से जोड़कर अंधविश्वास को फैलाकर बहुजन समाज के मन मस्तिष्क को कब्जा किया। अब हमको इस पर सेंटर होना चाहिए था। हम यहाँ पे एकलव्य को डिस्कस करने लग जाएंगे, वाल्मीकि को डिस्कस करने लग जाएंगे, बरोबर नहीं। अलग अलग जातियों में अपने अलग अलग लोगों को महापुरुष मान लिया, माना है। क्या उनको आप जोड़ने के लिए उनको दुखी करना चाहोगे? ये जैसे डोरी पर पैदल आदमी चलता ना, तो हाथ में बांस लेकर बैलेंस करता रहता है। ये जातियों को जोड़ने की कसरत भी तारे भर की कसरत है। कहीं कोई दुखी होता है तो कहीं कोई खुशी होता है। एक जाति को दुखी करके दूसरी जाति कहीं ना कहीं संतोष मानती है। दूसरी जाति अपने आप को गौरव महसूस करने पर दूसरी जाति को अपमान महसूस होता है। एक कास्ट के, एक फिलॉसफी को, कास्ट की मानसिकता को जानना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर तमाम जातियों के लोग वो इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इस प्रकार का शिक्षण, इस प्रकार की चर्चा कहीं दूसरी जगह नहीं है। हम ओपन माइंडेड होकर चर्चा करते हैं, हमारे साथी आते हैं, खुल के बात करते हैं। आज हमारे साथी ने प्रिपेयर्ड नहीं थे, फिर भी उन्होंने आज उनके पास जो मेमोरी में बातें थी उन्होंने आपको सामने रखने की कोशिश की। हमारा कल जो भी वक्ता होगा वो टेनिस कंटिन्यूटी को जोड़ेगा, कि आज का और कल का दोनों का वक्तव्य एक साथ लेगा। जैसे आपने थिंकिंग स्किल में देखा कि 5 दिन को हमारे महेंद्र स्वराज जी ने 5 दिन के सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ा और आपके सामने 5 दिन के सभी टूल्स, टेक्निक, मेथड एक साथ लेकर आया आपके सामने। तो इसी प्रकार से आप लोग बृहदत्त की हत्या क्यों हुई, उस समय ऐसा सिस्टम क्या हो गया, ऐसे किंतु परंतु बहुत सारे, इसका मतलब है आप अशोक को ना तो अभ्यास कर रहे हो, जितनी गहराई से अभ्यास होना चाहिए था वैसा अभ्यास नहीं। जैसे सावित्रीबाई फुले के समय में हमने आपको बताया था कि सावित्रीबाई फुले 21वीं शताब्दी में होती तो क्या करती, तो उन्होंने जो भी 19वीं शताब्दी में संघर्ष किया 1890 से लेकर 1897 तक, इस 7 साल के नेतृत्व में उन्होंने बाकी अपने पति के साथ काम किया 48 से लेकर 1890 तक, पर लेकिन 7 साल उन्होंने इंडिपेंडेंट किया और उसमें उनका बहुत बड़ा व्यापक विजन था और अशोक को उन्होंने याद किया, क्योंकि अशोक की चर्चा सावित्रीबाई फुले के समय में बड़े पैमाने पर हो रही थी। तो ये विद्वान महिला, जिसे हम श्रेष्ठ क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले कहते हैं, ये अत्यधिक बहुत बड़ी विद्वान थी। महात्मा फुले जैसे महापुरुष के मूवमेंट को नेतृत्व देते, तो उसको हमने अशोक से जोड़कर बताया और उनके वर्तमान चीजों को रेलेवेंट बताया। इसी प्रकार से अशोक के समय में जो कॉर्पोरेशन डेवलप हो गया था, अब कॉर्पोरेशन कई तरीके से, अभी हमने उसकी एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस नहीं की, अभी एजुकेशन पॉलिसी पहले डिस्कस करते, अगर कास्ट के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और थिंकिंग स्किल के बारे में अशोक के समय की थिंकिंग स्किल को डिस्कस करते हैं। अगर ये तीनों बातें अशोक के समय की आप लोगों ने याद रखी होती तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो अधिकांश समय किल करना, हमारे एक विद्वान ने बोला कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अच्छा है डिस्कशन करना, चर्चा हो जाए, पर लेकिन इससे निष्कर्ष कुछ नहीं निकला, एक भी प्रबोधन के लिए कोई बात हुई नहीं हो रही है। वक्तव्य श्याम सुंदर जी के वक्तव्य के बाद कुछ ऐसी बात सामने नहीं आई जो
ग्रहण करके उसे लोगों को समझाने और सिखाने वाली बने। केवल किंतु परंतु सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप क्वेश्चन करते हैं, ये नहीं, इस समाज को हम कैसे तैयार कर पाएंगे, वो ज्यादा महत्व है। आपको हमने शाम का 25 दिन का क्लास यानी 5 सब्जेक्ट को आपके सामने ट्रेनिंग के रूप में तैयार करने के लिए आपको इसलिए दिए कि आप 25 दिन में ट्रेंड होकर आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग लेने के लिए जाना है। एज ए ट्रेनर होकर आपको एक दिन के ट्रेनिंग कैंप लेना है। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, नहीं तो हमारे लिए आप नालायक के नालायक रहोगे। अगर समाज के लिए लायकी देना है तो प्रिपेयर योरसेल्फ टू बिकम ए ट्रेनर ऑफ दिस पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम। जो नहीं ले पाएंगे, हम चाहेंगे कि हमारी एनर्जी उनके लिए बेकार गई। लेकिन जो लोग 5 दिन के सब्जेक्ट मैटर को पूरी तरह से ग्रास्प करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि 60% की ट्रेनिंग आपको हो गई, 40% की बाकी है, और आज से 40% की ट्रेनिंग आपकी जो शुरू हो रही है, आप उसको आप अपने आप को तैयार कीजिए। मैं आज ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं आया है जो अशोक के संदर्भ में मुझे उत्तर देना पड़े, क्योंकि केवल सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आपके क्वेश्चन आए हैं। आपके मन में पहले माइंडसेट बना हो, उस तरह से क्वेश्चन आए। समाज को अशोक ने जितना अच्छा कल्याणकारी राज्य बनाया था, उस पर कंसंट्रेट ना करके और तरह के माइथोलॉजिकल क्वेश्चन आप लोगों के ज्यादा आए। रेशनल क्वेश्चन नहीं आए। मैं जब बेसिक तौर से बोलूं, रेशनल क्वेश्चन आना चाहिए थे। हिस्टोरिकल क्वेश्चन आपने पूछने की कोशिश की। इतिहास, हम इतिहास कहाँ डिस्कस कर रहे हैं? अशोक के शिलालेखों से हम केवल डायग्नोज कर रहे हैं। अशोक के शिलालेख ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। हम हिस्ट्री डिस्कस नहीं कर रहे, हिस्टोरिकल फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं। और हिस्टोरिकल फैक्ट उसके शासन प्रशासन की कामयाबी के रहस्य खुलते हैं। इसलिए मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि कॉर्पोरेशन नाम की कल आपको डिटेल में डेफिनेशन भी समझाई जाएगी। आने वाले समय में आपको कॉर्पोरेशन की वैल्यूज क्या है और कॉर्पोरेशन के प्रिंसिपल क्या है, आपको बहुत बारीकी से प्रिंसिपल समझना होगा, बहुत बारीकी से वैल्यूज समझना, तभी आप एक दूसरे में कॉर्पोरेशन इंस्टिंक्ट, कॉर्पोरेशन एबिलिटी को क्रिएट कर पाओगे। यू हैव टू क्रिएट द कोऑपरेटिव एबिलिटी टू कॉपरेट। एबिलिटी टू कॉपरेट आपको एक दूसरे में क्रिएट करना है। अगर आप नहीं कर पाए तो आप उपयोगी कैसे होगे समाज में? समाज के लिए प्रेरणा स्रोत कैसे बन पाओगे? आप लोग परस्पर एक दूसरे में एबिलिटी टू कॉपरेट, यही तो हमारे बीच में से खत्म हो गई ना, और हम जात को सामने रख देते। लोहार बढ़ई से या सुतार से मिलेगा नहीं, दोनों प्रोफेशन है। अरे दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों भगवान विक्रमादित्य की पूजा करते हैं और अलग अलग रहते हैं। ये तमाम ये हाथ का काम के जो कौशल वाले जो जातियां हैं, ये एक भगवान के लिए भी इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, जबकि सब अलग अलग पूछते हैं। वो विश्वकर्मा लोहार अलग मनाएगा, सुतार अलग, बढ़ई अलग मनाएगा, कुम्हार अलग मनाएगा। एक मिट्टी से, एक धातु से, एक लकड़ी से काम से आगे बढ़ा। तो ये सारे के सारे कमेरे वर्ग हैं, एक नहीं हो पाते। इसी को तो जात ने तोड़ा है। हम लोग एक थे, मिलजुल कर थे कि जो चाहे वो बढ़ई का काम कर सकता है, जो चाहे लोहार का काम कर सकता है, जो चाहे कुम्हार का काम कर सकता है। ये अशोक के समय में खुली छूट हो गई थी, प्रोफेशन खुले थे और लोग जिस चीज को जो काम देख लेते थे, सीख लेते थे, सीख के काम कर रहे थे। इंटरचेंज था, इंटर मूवमेंट था, कास्ट का बड़े पैमाने पर हो रहा था। इसको खत्म किया गया, और क्योंकि उनकी वर्ण व्यवस्था, उनकी श्रेष्ठता नष्ट हुई थी, क्योंकि अशोक ने ब्राह्मण की श्रेष्ठता को जैन के, निघंटों के, जीविकों के, श्रमणों के बरोबर ला करा दिया था कि आप में से कोई ना तो कोई छोटा है ना बड़ा है, अलग अलग फिलॉसफी के स्कूल है आप। ये चीज ने ब्राह्मण को, क्योंकि अशोक को मरे लगभग 85 साल हुए थे ना, ब्राह्मण तो 100 साल के, सैकड़ों साल की योजना बनाता है, मिलकर चलता है।
50 साल उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो फिलॉसफी, विषमता की फिलॉसफी भी अशोक को जिंदा नहीं रखने थी, ये गलती हो। उसने मिलिट्री नहीं रखी, मिलिट्री छोड़ दी, ये उसका कारण नहीं। उसने केवल ये विषमता की फिलॉसफी को भी पनपने दिया, ये गलती है। हम आने वाले समय में मनुवाद की फिलॉसफी को इतना गहरा जमीन में दफन करेंगे कि फिर ये कभी सर ना उठा सके। जो गलती अशोक से हो गई, अब उसे गलती नहीं कह सकते एक तरह से, पर हमारे लिए वो उड़ीबा दिखेगा या उसकी कमतरता दिखेगी। हम इसको 21वीं शताब्दी में सावधानी रखें। इसलिए विषमता के विरुद्ध अगर लड़ाई लड़ना है, जीतना है, तो थिंकिंग स्किल एंड कॉपरेशन को ज्यादा से ज्यादा सीखने और सिखाने की गरज है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू प्रियंका।